नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ब्लड डोनेट करने से आपको क्या फायदा होता है, यानी आपको क्या फायदा होता है। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्या आपको अपने लंग्स का साइज पता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, ब्राजील नट्स इंडिया में क्यों बैन है। 14 जून यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। खून डोनेट करना कितना ज़रूरी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत लोग ब्लड डोनेट करने से डरते हैं। ये सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से उनके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो क्या ये सच है? जवाब है नहीं। ब्लड डोनेट करने के अपने फ़ायदे भी हैं। क्या है वो फ़ायदे, ये हमें बताया एक्सपर्ट ने। साथ ही ये भी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। दूसरी बात, अगर आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो किन बातों का खास ध्यान रखें। साथ ही जानेंगे ब्लड डोनेशन से जुड़े कुछ आम मिथक। सुनिए। कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि ब्लड डोनेशन आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है और दान किए हुए ब्लड की 1 यूनिट से 3 लोगों की जान बच सकती है। इसका मतलब ये है कि ब्लड डोनेशन न केवल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है बट सोसाइटी के लिए भी। रक्तदान करने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। नियमित ब्लड डोनेशन से ब्लड में आयरन की अधिकता को कम करने में भी मदद मिल सकती है। रक्तदान करने के बाद शरीर खून की कमी को पूरा करने का काम करता है। यह नई रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है जो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं। 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग रक्तदान नहीं कर सकते। अगर आपको सामान्य हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या जुलाब, तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं और इंसुलिन इंजेक्शंस का प्रयोग करते हैं तो आप ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते। पर अगर आप अपनी डायबिटीज को डाइट और ओरल दवाइयों से कंट्रोल में रख रहे हैं तो आप बेझिझक ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्तदान करने के लिए आपका वजन 45 केजीज या 45 किलो से ज्यादा होना चाहिए और आपका हीमोग्लोबिन लेवल 12.5 ग्राम से अधिक होना चाहिए। महिलाओं के लिए ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी डिलीवरी के 1 साल बाद ही रक्तदान करें और तब जब उन्होंने स्तनपान बंद कर दिया हो। डोनर्स को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा, ब्लड का सेफ होना बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर किसी डोनर को हेपेटाइटिस है, टीबी है, HIV है, लेप्रेसी है या कैंसर है तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। डॉक्टर्स और विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि हार्ट पेशेंट्स को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो डोनर या रिसीवर के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसीलिए अगर आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट में हैं तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही ब्लड डोनेट करें। रक्तदान से पहले आप ये जरूर ध्यान में रखें कि एक लाइसेंस शुदा या रजिस्टर्ड ब्लड बैंक में ही ब्लड डोनेट करें जहां पे एक डॉक्टर भी मौजूद हो। रक्तदान करने से पहले कुछ हल्का सा खाएं और खुद को अच्छे से हाइड्रेट करें क्योंकि आपकी कमजोरी से बचने में मदद कर सकता है। रक्तदान के 1 दिन पहले शराब ना पिएं और कम से कम 2-3 घंटे पहले धूम्रपान ना करें। रक्तदान के लिए जाने से पहले आप अपना पहचान पत्र रखना ना भूलें क्योंकि हर डोनर को रजिस्टर करना आवश्यक है और उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है। प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद ना उठें, कम से कम 5-10 मिनट आराम करें, उसके बाद ही उठें। रक्तदान के बाद कुछ ऐसा खाएं जिसमें चीनी भरपूर हो क्योंकि आपकी एनर्जी फिर वापस आ सकती है। और अगले कम से कम 24 से 48 घंटों के लिए अपना फ्लूइड इनटेक ज्यादा रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। रक्तदान के बाद लगभग 4-5 घंटों के लिए कोई जोरदार शारीरिक परिश्रम ना करें, कुछ भारी ना उठाएं। उसके बाद आप बिल्कुल अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं और अगले 24 घंटे के लिए आप बिल्कुल संतुलित खाना ही खाएं। ये भी कहते हैं डॉक्टर्स और विशेषज्ञ कि दान के बाद कम से कम 24 घंटे आप धूम्रपान या शराब का सेवन ना करें। मिथक है कि रक्तदान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या ये आपके शरीर को कमजोर कर देता है। यह बिल्कुल गलत है।
इसके विपरीत, जैसा मैंने कि पहले कहा, रक्तदान के कई सारे फायदे हैं आपके शरीर के लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि रक्तदान करने के बाद आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। रक्तदान के 48 घंटों में ही आपका शरीर रक्त का या ब्लड का रिप्लेसमेंट कर देता है। इतना ही नहीं, अगर आप एक सेहतमंद और हेल्दी सिटीजन हैं तो आप 3 या 4 महीनों में फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्तदान के बारे में कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ये एक दर्दनाक प्रक्रिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आपको सुई की चुभन का एहसास होगा, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ब्लड डोनेट कर लेंगे। अगर आपको ये लगता है कि रक्तदान करने के बाद आपको एक दिन भर का आराम करना पड़ेगा या इसकी वजह से आपको ऑफिस, कॉलेज या अन्य प्रकार की कमिटमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा या अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये बिल्कुल असत्य है। अभी तक ये भी है कि रक्तदान से HIV या दूसरे कोई भी इन्फेक्शन का संक्रमण हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, जब तक आप एक रजिस्टर्ड लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक में जाके रक्त देते हैं, वहां पे आपको डरने का कोई भी कारण नहीं है। ये सारे जो रजिस्टर्ड लाइसेंस ब्लड बैंक होते हैं, ये गवर्नमेंट के सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। कोविड में भी इन लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, तो इससे आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल NBTC द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने ये कहा है कि कोविड-19 का टीका लेने के आप 14 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप कोविड-19 से रिकवर हुए हैं तो सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार आप रिकवरी के 28 दिन बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो हमारे देश में जरूरत के मुताबिक 70 मिलियन यूनिट की ब्लड की कमी है। आपके द्वारा डोनेट किए हुए ब्लड से कई लोगों की जिंदगियां बच सकती है और उनकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। जैसे कि उन पेशेंट्स को जिन्हें ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। इस बीमारी में उनको लाइफ भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से उनको रेगुलर इंटरवल्स पे ब्लड की जरूरत पड़ती है। एक्सीडेंट्स और ट्रॉमा विक्टिम्स को भी ब्लड डोनर्स की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा खून बह जाता है, जिसकी वजह से उनको ब्लड रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। कैंसर पेशेंट्स को भी ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है और अन्य सर्जरीज के दौरान भी पेशेंट्स को ब्लड का यूज किया जाता है, क्योंकि सर्जरीज के दौरान ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से उन्हें ब्लड रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा डिलीवरी के दौरान भी गर्भवती महिलाओं को अक्सर पोस्टमार्टम हैमरेज होता है, यानी ब्लड लॉस होता है। इन महिलाओं को भी ब्लड देने की जरूरत पड़ती है। उम्मीद है ब्लड डोनेशन से जुड़े आपके जो भी मन में सवाल थे वो दूर हो गए होंगे। अगर आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो जरूर करें, इससे किसी की जान बच सकती है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। फेफड़े यानी लंग्स कितनी कमाल की चीज है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये ना हो तो आप सांस ना ले पाए। फेफड़ों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई डॉक्टर दीपक शुक्ला ने। जैसे आपके लंग्स आपके शरीर का इकलौता अंग है जो पानी पर तैर सकते हैं। ये डूबेंगे नहीं, वजह ऑक्सीजन की मौजूदगी। दूसरी सबसे मजेदार बात, आपने टेनिस कोर्ट देखा है, कितना बड़ा होता है। आपको पता है आपके लंग्स जो हैं वो लगभग उतने ही साइज के होते हैं। दरअसल अगर आप लंग्स पर जूम करें तो इनमें आपको दिखेंगी कुछ ट्यूब्स। कितनी ट्यूब्स? लगभग 600 मिलियन, यानी करोड़ों ट्यूब्स। हाइपोथेटिकली अगर लंग्स को फ्लैट खोल दिया जाए तो उनका सरफेस एरिया लगभग उतना ही साइज का होगा जितना बड़ा एक टेनिस कोर्ट। एक बात और, आपका ब्रेन आपके लंग्स को कंट्रोल करता है। ये उसे बताता है कि कितनी सांस अंदर लेनी है और कितनी सांस बाहर छोड़नी है। इसलिए आपकी ब्रीदिंग में लगातार बदलाव होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक। मेरी एक दोस्त हैं, उनको थायराइड का इशू है, वजन कम ही नहीं हो रहा, बाल भी झड़ते हैं। उन्होंने कहीं पढ़ा कि थायराइड में सेलेनियम बहुत मदद करता है। सेलेनियम नॉनवेज में तो बहुत मिलता है, पर जो वेजिटेरियन है तो उन्हें वेज में क्या ऑप्शन खोजने चाहिए। पता चला कि ब्राजील नट में भरपूर सेलेनियम होता है, पर कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने पढ़ी
जिनमें कुछ ब्राजील नट्स के बैन होने की बात लिखी गई थी। अब वो चाहती हैं कि हम इसे लेकर डॉक्टर्स और किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी एक्सपर्ट से बात करें और बताएं कि ब्राजील नट्स सेफ हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेलेनियम होता क्या है। डॉक्टर रेखा गुप्ता बताती हैं कि सेलेनियम एक मिनरल है जो कि थायराइड के फंक्शन में काम करता है। सेलेनियम थायराइड में एक हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर थायरा सेलेनियम की कमी होती है तो थायराइड डिसफंक्शन होता है और हाइपोथायराइड होने का डर है। सेलेनियम वैसे तो नॉनवेज चीज़ों में ज़्यादा मिलता है, लेकिन वेज ऑप्शन देखें तो ब्राज़ील नट में बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है इसका। 3-4 ब्राज़ील नट खाने से आपका दिन भर का आटे कंप्लीट हो सकता है। लेकिन ब्राज़ील नट इस वक्त इंडिया में बैन है क्योंकि बोलीविया से 2-3 ऐसे बैच आए जिनमें सेमोलिना नाम का बैक्टीरिया पाया गया था, जिसके कारण इसको बैन किया गया। वेजिटेबल ऑप्शन में सेलेनियम 1% मिल्क प्रोडक्ट्स और ब्राउन राइस में भी पाया जाता है, लेकिन ये काफ़ी कम मात्रा में होता है। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।